बाबा भीम को साक्षी मान करके कि मेरे एक प्रोफेसर साथी जो वर्तमान में प्रिंसिपल है, उसे लेकर इसी अलवर में मैं एक स्वर्ण जाति के घर चला गया था। और जैसे ही मैंने उसका सरनेम बताया तो वो अंदर जाके बोला कि भैया मैं गिलास में पानी नहीं दूंगा। ये मैं बाबा भीम को साक्षी, मेरे पिताजी को साक्षी माता कर बताया। ताकि ये जाति जिसे कहते मानव, कीड़े से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, ये हैरत है कैसे जीती। कि जी कैसे रही है, उसकी जिजीविषा से। जितने विगत वर्षों में निर्णय आए हैं धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, उसमें भी ज्यादातर राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है। जबकि तीनों व्यवस्थाएं, राजनीति, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों का अलग अलग कार्य है। तीनों अपने आप में स्वतंत्र है और न्यायपालिका तो बिल्कुल स्वतंत्र है। इससे पहले अगर हम गुजरात की बात करें तो एक दलित भाई को नंगा करके उसको पीटा गया, उसको गाड़ी के अंदर बांधा गया और उसका जुलूस निकाला गया। अभी भी हमें देखते हैं कि हमारे जो दलित भाई मूंछ रख लेते हैं, उनकी मूंछ काट दी जाती है, उनको पीट दिया जाता है। हमारे दलित भाई जो घोड़ी पे बैठ के बारात का जुलूस बारात की नोरी निकालना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाता है, उनको शादी नहीं करने दी जाती उन परंपराओं के आधार पर। तो आज आजादी के 75 वर्ष बाद इस प्रकार का सामंतवाद हावी है संस्कृति के नाम पर, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज भी वो सामाजिक ताना बाना अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। और फिर हम पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगे। उससे पहले ही जो तैयारी कर सकते हैं, फिर वो जो तैयारी करने के बाद उस लेवल में आएंगे, वो 30, 32, 33 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन होगा और फिर वो अच्छे नीति पॉलिसी मेकिंग वाली पोस्ट पे आने से पहले रिटायर हो जाएंगे। तो एक बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरा बड़ा नुकसान होगा कि हमारी जो जातियाँ हैं उनमें एक लीडरशिप खत्म हो जाएगी। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, जो एक थॉट दे सकता है, लीडरशिप कर सकता है, वो खत्म हो जाएगा। SC/ST समाज के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया और अलवर जिले में उसका केंद्र बिंदु रहा भीमराव अंबेडकर सर्किल। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ SC/ST समाज के लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करवाते हैं और पता करते हैं कि आखिर भारत बंद की क्या जरूरत पड़ी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर भरत मीना, मैं आर्ट्स कॉलेज अलवर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हूँ। और आज 21 अगस्त को जो ST/SC कम्युनिटी का अखिल भारतीय बंद का आह्वान किया गया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आरक्षण के ऊपर फैसला आया है, उससे आहत होकर और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंद का आह्वान किया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने महज इतना कहा है कि आरक्षण में से कुछ आरक्षण उन लोगों के लिए रख दिया जाए जिनको आरक्षण का अब तक लाभ नहीं मिला हो। इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये आप इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। मनसा ही गलत है। उनका बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ों में भी पिछड़े जो वर्ग है उसे अगड़ा करें। उनका तो समाज को तोड़ने का एक साजिश है, ऐसा हमें पाया। हमारे जो और विद्वान हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो वकील बैठे हुए हैं हमारे समाज के, संविधान ने जो संस्था है, संसद में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, उन सब ने विचार विमर्श करके ये पाया कि ये एक साजिश के तहत इस वर्ग को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जिस स्थिति से उठाने की जो अवधारणा लेकर के बाबा साहब चले थे, जिन्होंने संविधान में ये प्रावधान करवाया कि इस वर्ग को आरक्षण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उस अवधारणा को ही तोड़ दिया जाए। तो ये एक साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ इस देश में आगे बढ़ाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, आपके बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। आप भी प्रोफेसर हैं, आप भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। एक उस परिवार से जिसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, इसीलिए वो आज भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। अगर उनको आरक्षण मिल जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, इसी के तहत मिलेगा। देखिए, मुझसे पहले मेरे परिवार में आरक्षण नहीं मिला था, तो मुझे मिला ना। एक मेरे समाज में IAS भी हैं, IPS भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बेटे होते हुए भी मुझे लाभ मिला ना। मेरे पिताजी हल जोतते, किसान थे, फिर भी मुझे लाभ मिला। तो इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है जो ये कार्य कर रहा है, वो आगे आएगा, मेरे बेटे से आगे आएगा निश्चित रूप से। क्योंकि हमारे समाज की आप जनगणना कर लीजिए, कितने IASों के बेटे IAS बन रहे हैं। आज भी मैं मीणा छात्रावास जयपुर में रहा हूँ, इस छात्रावास अलवर में भी रहा हूँ। आज वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखता हूँ,
जो गांव का गरीब का बच्चा आकर के और वही नौकरी कर रहा है। कोई भेदभाव नहीं है समाज में, ये तो एक भेदभाव पैदा करने की साजिश है। और रही बात उस तबके तो आगे लाने की, अगर सरकार की मंशा साफ हो तो मेरे पूर्व वक्ता भाई ने कहा था कि एक जातिगत जनगणना करवा लिया जाए। अगर राजस्थान में 12% आरक्षण है तो निश्चित रूप से हम 16 या 17% हैं, तो 4% एक्स्ट्रा हुए, तो 4% उसको दीजिए। यहाँ तक कि हमारे समाज के लोग, मैं तो बहुत छोटा हूँ लेकिन वो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, उसी आधार पर आपको कह रहा हूँ कि 1% हम भी देंगे, तो 5% उनको जो गरीब तबका है जिसे आप पिछड़े में पिछड़ा मान रहे हो उसको दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा जो मूलभूत आरक्षण है उसके साथ छेड़खानी करना ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ST/SC के द्वारा संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और जो संवैधानिक दर्जा, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, इस संविधान ने दिए हैं, इस देश ने दिए हैं, उसे कहीं भी उससे टस से मस नहीं हुआ जाएगा, उसे प्राप्त। आपके समाज के बड़े नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने अभी वो कह रहे थे कि मैं इसका समर्थन करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मेरे समाज के वो लोग जो आज पढ़ लिख कर आरक्षण की वजह से ऊंचे पदों पर चले गए, उनकी सोची समझी एक रणनीति है कि गरीब के व्यक्ति, मेरे समाज के किसी गरीब व्यक्ति को लाभ ना मिले इसका। देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत बड़े नेता हैं और नेताओं की व्यवस्था ये होती है कि वो अपनी पार्टी लाइन पर या पार्टी की विचारधारा की लाइन पर या उनके निहित स्वार्थों की लाइन जो होती है उसके आधार पर बयान देते हैं। इसलिए आज का जो भारत बंद का जो आंदोलन है ये किसी पार्टी विशेष के नेता या उसकी विचारधारा की लाइन पर आधारित आंदोलन नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसके स्वप्रसंज्ञान आधार पर ये खड़ा किया है। और जहाँ तक किरोड़ी लाल जी की हम बात करें तो वो जो बात कर रहे हैं और उस बात को वो अपने घर से, अपने परिवार से ही लागू करके समाज के सामने अगर उदाहरण पेश करें तो उसको गंभीरता से लिया जा सकता है। जैसे कि वो कई मरतबा MLA रहे, कई मरतबा संसद सदस्य रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, उनकी पत्नी जो है वो MLA रही, फिर वो मंत्री बनी, उनके एक भाई जो हैं वो पहले RS अधिकारी रहे और अब उनके लिए टिकट मांगा जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने अपने एक भतीजे को पहले पंचायत का प्रधान बनाया, फिर महुआ से MLA बनवा दिया। जब एक ही परिवार के अंदर इतना सारा जो है आरक्षण का फायदा उठा लिया गया है तो किरोड़ी लाल जी को अपने गिरेबान में झांक कर एक कोशिश करनी चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसकी शुरुआत अपने परिवार से करें, उसके बाद में वो सामाजिक संदेश दें, तब तो उसको गंभीरता से लिया जा सकता है। अन्यथा वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। आप युवा नजर आ रहे हैं मुझे, आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि आरक्षण में से कुछ आरक्षण दे दिया जाए? नहीं, आरक्षण में से सब। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर महेश कोटवाल, मैं आर्ट्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए रिजर्वेशन का। तो जो सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा उससे क्या होगा कि जो SC ST समाज है वो विभाजित हो जाएगा। किस तरीके से विभाजित होगा ये थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों के बीच में संशय है ये। नहीं, विभाजित इस तरह से हो जाएगा, वो पता नहीं किस आधार पे, आधार कोई इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है सरकारों के पास में। तो वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने पॉलिटिकल आंकड़े को देखेंगे, वो देखेंगे कि उनका राजनीतिक गठजोड़ किस तरह से हो सकता है। अपने वो राजनीतिक हानि लाभ के आधार पर वो जातियों को वर्गीकरण करेंगे। जो लगेगा जो जातियाँ उनके पक्ष में हैं उनको वो सब कैटेगराइज कर देंगे, लगेगा जो जाति उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है उनको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से वो राजनीतिक हानि लाभ के आधार पर वो जातियों का वर्गीकरण किया जाएगा, रिजर्वेशन को बांटा जाएगा। और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे वर्ग को होने वाला है, ये होने वाला है कि रोस्टर प्रणाली में अभी हमें जो हिस्सा मिलता था वो हमारा हिस्सा खत्म हो जाएगा। SC ST का जो अभी 16 या 20 सीट जो मिलती थी 20 नंबर पे, वो जाके 25 या 30 नंबर पे आ जाएगा। तो यानी कि 25 वैकेंसी होंगी तब एक सीट नहीं मिलेगी, 30 वैकेंसी होगी तब ST को एक सीट मिलेगी। तो इस तरह से जो होगा तो हमारा तो जो यानी 25 सीट पे हमें रिजर्वेशन मिलेगा, तो हमारा रिजर्वेशन एक तरह से खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि सब कैटेगराइजेशन में जो जातियाँ, जो जिन जातियों को संसाधन ज़्यादा देकर, ज़्यादा रिसोर्सेज देकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, स्कॉलरशिप को बढ़ाने की आवश्यकता है और शैक्षणिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है, उस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि सब कैटेगराइज कर दो, यानी कि जो पिछड़ा है वो उसको इस लेवल पे आने मत दो कि वो कंपटीशन का मुकाबला कर सके। वो कंपटीशन में आ नहीं पाएगा तो सीटें खाली रह जाएंगी, लगातार खाली रहती 3 साल बाद उनको जनरल से भर दिया जाएगा। तो इस तरह से रिजर्वेशन एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। और विभाजन कैसे होगा इसका मैं उदाहरण अलवर जिले से ही आपको देना चाहता हूँ कि अलवर जिले की एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विधानसभा की सीट है रिजर्व राजगढ़,
तो अनुसूचित वहाँ से जो है लंबे समय तक अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से मीणा एमएलए बनते रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन वही है इसलिए उसी कैटेगरी से बनता है, इसमें कोई कहीं कोई भेदभाव नहीं है, होता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग में ही विभाजन करने के लिए, जातियों को लड़ाने के लिए सुनियोजित रणनीति के तहत आपको तो मालूम होगा, पत्रकार घूमते रहते हैं कि वहाँ जैसे सूरजवान धानका जी ने जब चुनाव लड़ा था तो बाकायदा सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा कर दी गई और अनुसूचित जनजाति वर्ग में धानका भी आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग में मीणा भी आते हैं, दोनों जातियों को आपस में लड़वा दिया गया। और उसके बाद में एक ट्रेंड चला कि जहाँ जहाँ भी एसटी की रिजर्व सीटें थी विधानसभा की, वहाँ ढूंढ के बाहर से लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में कहीं दूसरी जगह कहीं आते हैं उनको लाया गया और सामान्य समुदाय के लोगों ने उनका समर्थन किया और मीणाओं के खिलाफ वोटिंग करी गई। तो इससे जो हमारा जो पुराना जो भाईचारा था वो भाईचारा टूटा और ये अब उप विभाजन के बाद में यही कोशिश होगी कि कुछ हमारे जो पिछड़े तबके हैं, भाई हैं, जिनका उत्थान होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उनका उत्थान तो नहीं होगा, लेकिन उनको राजनीतिक रूप से टूल बनाकर अपने ही भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और अतीत में जो राजनीतिक आंदोलन हुए हैं उनमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब विशेष विचारधाराओं के लिए, विशेष राजनीतिक दलों के लिए हमारे ही गरीब भाइयों को, हमारे पिछड़े भाइयों को जो है टूल बनाकर उनके ही भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमको डर है कहीं ना कहीं। सर मेरा एक सवाल ये है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी, समय अलग था, लोग अलग थे और उस समय का जो सामाजिक ताना बाना था वो बिल्कुल अलग था। समय के साथ में हम 21वीं सदी में आ गए, 21वीं सदी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्यों आपको नहीं लगता कि अब संविधान में जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको आरक्षण का अब तक लाभ नहीं मिला 75 साल में, उनके लिए अगर अलग से व्यवस्था की जा रही है, आरक्षण में से कुछ आरक्षण का हिस्सा उनको दिया जा रहा है, तो उसमें आप जैसे प्रोफेसर को आगे आके कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कर तो दिया EWS आर्थिक आधार पे तो ही 10%, उसमें सबको लीजिए ना आप, सिर्फ उसमें स्वर्ण जाति के ही क्यों? वो तो आर्थिक आधार है ना, उसमें ST SC OBC स्वर्ण सबका है वो EWS। जबकि आपने देख रहे हैं विगत वर्षों में आप आंकड़े उठा लीजिए, वो सिर्फ स्वर्ण जाति के लिए है 10%। EWS का जो प्रमाण पत्र बनता है, EWS का जो प्रमाण पत्र बनता है उसमें साफ साफ ये लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है कि जो एक कैंडिडेट है जिसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो SC ST OBC के सदस्य नहीं है। आप देख लीजिए आप तो, जबकि ये जो आरक्षण है जो ST SC को दिया गया है वो आर्थिक आधार पर नहीं है। मैं पूर्व में आपको ये बता चुका हूँ, उसकी एक सामाजिक अवधारणा है जो मुख्य धारा है समाज की। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पत्रकार महोदय कि आप समाज में रहते हो, आपने ताना बाना देखा है। कहाँ से 75 साल की आप बात कर रहे हैं, आप चले जाइए कहीं भी, वही कैटेगराइज व्यक्ति होगा, जाति आधार पर होगा, तो वो कहाँ समाप्त हुआ है? ऊंच नीच कहाँ समाप्त हुई है? जाति भेद हाँ थोड़ा बहुत जो समाप्त हुआ है वो क्यों हुआ है? इस आरक्षण की वजह से ही हुआ है कि आरक्षण की वजह से कुछ लोग पढ़ लिख करके हम इस स्तर पर आ गए कि लोग हमसे बातचीत करके हमको पास में बिठा सकें। आप ताज्जुब करोगे कि एक प्रोफेसर को पास में बिठाने को उनको आज भी हेजिटेशन होता है। मेरे एक साथी प्रोफेसर, मैं उदाहरण दूंगा, सत्य वचन कह रहा हूँ आज बाबा भीम को साक्षी मान करके, कि मेरे एक प्रोफेसर साथी जो वर्तमान में प्रिंसिपल है, उसे लेकर इसी अलवर में मैं एक स्वर्ण जाति के घर चला गया था और जैसे ही मैंने उसका सरनेम बताया तो वो अंदर जाके बोला कि भैया मैं गिलास में पानी नहीं दूंगा। ये मैं बाबा भीम को साक्षी, मेरे पिताजी को साक्षी बता कर बता रहा हूँ। ये अब की बात है, आप 75 सालों की बात कर रहे हो। तो सामाजिक विभेद जब तक समाप्त नहीं होगा, आप कैसे, आप सोचिए कि इससे बड़ा क्या अपमान होगा। अरे अपमानित हो के जो जाति जीती आई है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर गोविंद सिंह मीणा, आप देखिए कि हमारे एक कवि ने कहा था कि ये जाति जिसे कहते मानव, कीड़े से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, ये हैरत है कैसे जीती। कि ये जी कैसे रही है? उसकी जिजीविषा से, उसके संकल्प से, मेहनत कस है, वो अपनी मेहनत से जी रही है वो। श्रीमान जी, अगर उसे अवसर मिले तो अपनी मेहनत से उस देश का बहुत बड़ा निर्माण कर सकती है, इस देश को विकसित देश बना सकती है। अगर उसे सम्मान मिले, उसे अवसर मिले, उसे अपने योग्यता अनुसार जगह मिले, वो निश्चित रूप से ये देश को आगे बढ़ाएगी, बिल्कुल संशय नहीं है। परंतु वो अवसर मिले, और इस अवसर की अभी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे सामाजिक ताना बाना इस तरीके का बुना गया है हजारों साल से। इतिहास जिसने नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूँ वो इतिहास पढ़ लेगा तो आरक्षण की अवधारणा को स्पष्ट समझ जाएगा, वो बात ही नहीं करेगा आरक्षण खत्म करने की, अगर किसी ने इतिहास पढ़ लिया। मैं इसको इस बात को गोविंद जी ने जो कही है उस चिंता को उदाहरणों से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी भाई के ऊपर
तथाकथित स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने पेशाब किया और उसको एक समुदाय ने गौरव के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि एक राष्ट्रीय शर्म का विषय था, लेकिन किसी ने शर्म नहीं की, कहीं किसी स्तर पर जो है उसको संज्ञान में उस रूप से नहीं लिया जिस रूप में एक संदेश दिया जाना चाहिए था। इससे पहले अगर हम गुजरात की बात करें तो एक दलित भाई को नंगा करके उसको पीटा गया, उसको गाड़ी के अंदर बांधा गया और उसका जुलूस निकाला गया। अभी भी हमें देखते हैं कि हमारे जो दलित भाई मूंछ रख लेते हैं, उनकी मूंछ काट दी जाती है, उनको पीट दिया जाता है। हमारे दलित भाई जो घोड़ी पे बैठ के बारात का जुलूस बारात की नोरी निकालना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाता है, उनको शादी नहीं करने दी जाती उन परंपराओं के आधार पर। तो आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद इस प्रकार का सामंतवाद हावी है संस्कृति के नाम पर, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज भी वो सामाजिक ताना बाना अभी परिवर्तित नहीं हुआ है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आरक्षण, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का जो आरक्षण की अवधारणा है, वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, वो सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन का कार्यक्रम है। और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन और आर्थिक उन्नयन में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम आर्थिक आधार पर उन्नति कर चुके हैं, कुछ शिक्षा भी हमने हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां वैसी नहीं है जो जिस तथाकथित तबके को हम उच्च कहते हैं उसके समकक्ष हम नहीं आए। अभी भी आज भी जो है मंदिरों में जाने से रोका जाता है। कई ऐसी नियोग्यताएं हमारे ऊपर लादी गई हैं जहां दूसरे जाति के लोग जिन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल सामाजिक आधार पर कर सकते हैं वह हम नहीं कर सकते। आप तो हमारी बात छोड़िए, हमारी माननीय राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती हैं उनके ऊपर भी ऐसी नियोग्यताएं आज भी हैं कि वो कई मंदिरों में उनको जाने से रोका गया है, कहीं स्त्री होने की वजह से जाने से रोका है, कहीं वो दलित आदिवासी होने की वजह से उनको जाने से रोका गया है। तो राष्ट्रपति उन उन्मुक्तियों को नहीं पा सकता तो आम व्यक्ति कैसे उन उन्मुक्तियों को पा सकेगा? तो इसलिए हम ये बात करना चाह रहे हैं। और इसीलिए 1932 की वो जो समझौता था पूना पैक्ट, उसमें साफ साफ गांधी और अंबेडकर बाबा के बीच में यह समझौता था जिसमें यह तय किया गया था कि भारत की सामाजिक एकता को बचाए रखने के लिए गांधी जी ये चाहते थे कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं हो। तब अंबेडकर ने जो गांधी के साथ समझौता करके तय किया, ठीक है गांधी बाबा आपकी बात का सम्मान करते हुए हम उस मांग को छोड़ते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ तो दीजिए। तो बदले में हमारे हाथ में ये SC ST का जो है आरक्षण के प्रावधान आए और आज 75 वर्ष बाद ही अगर उनको बदला जा रहा है तो वो 1932 का जो पूना पैक्ट था उसका उल्लंघन होगा और गांधी अंबेडकर की जो भावना थी, संविधान की जो भावना थी, उस मूल भावना का उल्लंघन होगा। इसलिए हम चिंतित हैं आज। तो क्रीमी लेयर की जो बात है एक बड़ा इसमें उलटफेर है। अभी जब हम देखते हैं संसद में भी कई बार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरीट लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे हमारे अधिकारी नहीं होते हैं। SC ST के हमें उच्च अधिकारी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? उसका कारण यही है कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे जो दलित जो तैयारी करते हैं, वो 30 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में IAS में सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस लेवल पर आने कर कठिन मेहनत करनी पड़ती है। और तब जाके तो जब उनका लेवल इस लेवल पे पहुँचे कि वो इस कैबिनेट सेक्रेटरी या उस लेवल पे पहुँच सके, उससे पहले वो रिटायर हो जाते हैं, तो इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब विगत वर्षों में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि हमारे वर्ग के कुछ साथी टॉपर करने लगे हैं, टॉपर्स में आने लगे हैं। वो इसलिए आने लगे हैं कि उनकी सेकंड पीढ़ी आ गई है सामने, जो रिजर्वेशन जो फ़ायदा हुआ उसकी दूसरी पीढ़ी हमारे सामने आने लगी है और वो दूसरी पीढ़ी कुछ उस कंपटीशन के लेवल पे आ गई है। तो आने वाले भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगा कि नीति बनाने के लेवल पे हमारे अधिकारी पहुंच पाएंगे, हमारे वर्ग के अधिकारी। तो जब नीति पॉलिसी मेकिंग में वो अधिकारी पहुंचेंगे आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसको पहले से रोकने की साजिश है क्रीमी लेयर। वहाँ पहुँचेंगे उससे पहले उनको रोक दो, क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा तो जो अधिकारी जो उनको बराबर की टक्कर दे सकते हैं वो वर्ग खत्म हो जाएगा एकदम से। नहीं, एक मांग SC ST और OBC हमेशा से उठाता रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है, जब भी आरक्षण का मुद्दा चलता है, मैं बात पूरी नहीं कर पाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि वहाँ तक हमारे साथी जो पहुँचने लगे हैं तो उसको अब रोक देंगे, तो यानी कि वहाँ खत्म। फिर हम पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगे। उससे पहले ही जो तैयारी कर सकते हैं, फिर वो जो तैयारी करने के बाद उस लेवल में आएंगे, वो 30, 32, 33 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन होगा और फिर वो अच्छे नीति पॉलिसी मेकिंग वाली पोस्ट पे आने से पहले रिटायर हो जाएंगे। तो एक बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरा बड़ा नुकसान होगा कि हमारी जो जातियाँ हैं उनमें एक लीडरशिप खत्म हो जाएगी। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, जो एक थॉट दे सकता है, लीडरशिप कर सकता है, वो खत्म हो जाएगा। अभी जैसे मेरे साथी ने कहा कि एक मीणा हॉस्टल है जयपुर में, बड़ा शानदार बना हुआ है। हम अलवर की बात करें, अलवर में SC ST समुदाय के बहुत बड़े हॉस्टल है। वो हॉस्टल किसने बनाए हैं? वो उन अधिकारियों कर्मचारियों ने बनाया जो रिजर्वेशन का फायदा लेके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे सारे अधिकारी कर्मचारी, तो अपने वर्ग से कट जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कोई फायदा होना नहीं है, वो तो सामान्य वर्ग में आ गए। जबकि जातिगत प्रताड़ना तो वो झेल ही रहे हैं।
तो एक तरह से उस ये साजिश के तहत उस SC/ST की एकता है, और SC/ST जो अपने को खुद ही बढ़ा रहा है पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से, अपने वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको उसमें फूट डालने की ये साजिश है क्रीमी लेयर। सीधी सी बात है, उस साजिश को हमें रोकना है, और इसी के लिए हमारा SC/ST का समाज एकताबद्ध है। नहीं, कई बार मैं देखता हूं जैसे कि जब भी आरक्षण की बात चलती है तो SC की बात करें, ST की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें या फिर OBC की बात करें, इनकी बात आती है तो ये लोग सवाल करते हैं कि हमें मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता। ये चारों पांचों जो वर्ग हैं उनमें एक ही वर्ग का प्रभुत्व क्यों है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं, वहां पे इनके जो जजों की संख्या है वो भी बिल्कुल शून्य के आसपास है, सीमित है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये जायज मांग है, पीड़ा है बहुजन की। 85% की आप ताज्जुब करोगे इस देश को, फिर भी ये कैसे चल रहा है आप देखिए, फिर भी ये बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत योगदान है, मेहनत कश हैं हम लोग। श्रीमान जी आप देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी, कहाँ प्रतिनिधित्व है इनका? केवल 80 परिवार हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। क्या कारण है? क्या वही योग हैं? मैं एक हमारे सीनियर जज हुए हाई कोर्ट, उनको लगभग 10-15 साल तक सिर्फ राजस्थान, गुजरात, बंगाल यहीं घुमाया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में न चले जाएं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो 2 साल बढ़ जाते, पहले ही वो बहुत सीनियर हो गए थे, तो फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बचते, 3 साल और बढ़ जाते, और उनको केवल एक व्यक्ति वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, मीणा जज, उनको नहीं जाने दिया। आज जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, आप उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई ST का जज नहीं हुआ। ये आपने जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण और जायज़ सवाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले का मान तब बढ़ जाता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले से पहले खुद ही स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए ये कहता कि भाई 75 साल आज़ादी के हो गए हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करके अखिल भारतीय न्यायिक परीक्षा के आधार पर जो है भर्ती की जाए जजों की, और उसमें ST SC को उनके जाति के आधार, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये कह के उसके बाद में अगला स्टेप उठाता तो हम उसको जो है सहर्ष स्वीकार करते और हमारा मान बढ़ता और हम उसको गंभीरता से समझते कि कहीं कोई सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ उठ रही है। देखो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होगी तभी एक सही तरह से न्याय मिल पाएगा। अभी जो न्याय, मेरा जो भाई है हाई कोर्ट में एडवोकेट है और जो परिचित हैं, तो वो साफ साफ जब भी हम इनफॉर्मल बात करते हैं तो उनके मुंह से आता है कि जो न्याय होता है वो इसी तरह का होता है कि देखा जाता है कि सामने कौन वकील है, सामने कौन सा न्यायाधीश है, उसके आधार पर न्याय होता है। तो हमारे न्यायाधीश नहीं है, हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं है, हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी नहीं है, और जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अपने अपने किस आधार पे वो न्यायाधीश बनाते हैं सब आप सब जानते हैं। तो इस न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमें समुचित न्याय मिल पाएगा। अब जो 7 जजों ने जो न्याय दिया, इसमें SC ST का तो कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं। अब बड़े ताज्जुब की बात है, जिस वर्ग के आप बारे में आप निर्णय दे रहे हो, उस वर्ग का आपके अंदर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस वर्ग के आप अधिकारों की चिंता कर रहे हो, जिस वर्ग के, उस वर्ग का आप पूछ तो लो उसकी राय क्या है उसके बारे में। अच्छा, एक मज़ेदार बात इसमें यह और हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है तो वहाँ ST SC कम्युनिटी से कोई भी वंचित तबका न्याय मांगने नहीं गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में कि हम बहुत अच्छी पिछड़ा है, हमको कोटे में कोठा दिया जाए। ये कोई मांगने हमारे तबके से नहीं गया है। ये माननीय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। अगर हमारा कोई पीड़ित भाई जाता और उस पर कोई फैसला आता और पक्ष सुने जाते, विरोध का पक्ष भी सुना जाता, पक्ष समर्थन का पक्ष भी सुना जाता और उसके बाद में कोई बात होती तो बात जो है न्यायपूर्ण लगती, लेकिन हमारी तरफ से तो कोई गया नहीं है। हमारा पीड़ित बिना मांगे दे दिया गया, मांगे ये फैसला आ गया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको शंका हो रही है। वो दिया नहीं, एक साजिश है, और ये भी एक राजनीति से प्रेरित होकर के। तो हमें एक चिंता का विषय भी है। यादव साहब, पत्रकार जी, ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बातें कम से कम जनता तक पहुंच जाएं। तो मैं सभी को बहुत ही गहरी चिंता से अवगत करा देना चाहता हूं कि इसका मतलब न्याय में राजनीतिक हस्तक्षेप कितना भयंकर हो चुका है। आप देखिए कि संज्ञान जो हाई कोर्ट ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, वो भी राजनीति से प्रेरित होकर के। जितने विगत वर्षों में निर्णय आए हैं धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, उसमें भी ज़्यादातर राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है, जबकि तीनों व्यवस्थाएं
कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों का अलग अलग कार्य है। तीनों अपने आप में स्वतंत्र है और न्यायपालिका तो बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके ऊपर तो बल्कि यहाँ तक है कि उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है कि अगर राजनीतिक रूप से कोई गलत निर्णय तो उसको वो सुधारे। लेकिन वो उल्टा रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर के राजनीति के हाथों की कठपुतली बन रही है न्यायपालिका। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और अगर आप इसका अंत करना चाहते हो इंटरव्यू का, तो मैं अंत में सर्व समाज को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी हमारी पीड़ा से अवगत हुआ है और कहीं ना कहीं उसको सहानुभूति है। आप देख लीजिए पूरे भारत में बंद होने पे सबने हमारा समर्थन किया है। अगर कहीं कोई बात होती तो देख करनी सेना का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। बिहार से और दिल्ली के यूनिवर्सिटी के यादव प्रोफेसर्स हैं, अन्य जाति के जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। हम एक प्रोफेसर्स के ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसमें हमारे ओबीसी के भाई प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हमारे छात्रों को मोटिवेशन देकर के कहा है कि ये आपके साथ गलत हो रहा है और आप इसमें एकजुट होकर के इस व्यवस्था का विरोध करें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है जो हमारे लिए है। ये आर्ट्स कॉलेज के 3 प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमें बताया कि इनकी क्या मांग है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, उसके क्या नुकसान है समाज में, इनके समाज एससी और एसटी को क्या नुकसान होगा आने वाले समय में, उनके बारे में बताया। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।